अब हम पढ़ रहे हैं कि जो इटली है वो कैसे एक नेशन स्टेट बना। इटली कैसे एक नेशन स्टेट बना वो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम। एक एक लाइन को ध्यान से देखना, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना। अपनी बुक भी खोल दो और मोबाइल में भी देखते रहो। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। मतलब जर्मनी की तरह इटली में भी क्या था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिल रहा था। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि जो सरकारें हैं वो टुकड़ों में बटी हुई थी। सरकारें मतलब राजा महाराजाओं का सिस्टम जो है, ये सब क्या हो रखा था, टुकड़ों में बटा हुआ था। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक्स, मतलब टुकड़ों में। इटालियंस वेर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट। जो इटालियंस लोग थे, इटली के लोग थे, वो बटे हुए थे बहुत सारे अलग अलग किस्में, स्टेट्स में। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज अ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग। मतलब बहुत सारे राजा महाराजा वाले स्टेट्स में भी थे और कुछ मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर भी थे, मतलब बटे हुए थे। ठीक है, मल्टी डायनेस्टिक स्टेट्स में, सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स में वो बटे हुए थे। जैसे कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। अगर मैं 19th सेंचुरी के बीच की बात करूं तो इटली कितने स्टेट्स में डिवाइड हो रखा था, 7 स्टेट्स में। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि इटली कैसे यूनाइट हुआ, कैसे वो एक बन गया, कैसे इटली एक हो गया। ठीक है, देखो अब इन्होंने बताया कि कैसे डिवाइड हो रखा था, अलग अलग हो रखा था, कहीं अलग अलग डायनेस्टी हो रही थी, अलग अलग राजा रह रहे थे इटली में। ठीक है, 7 स्टेट्स में, तो मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली डिवाइड हो रखा था। ठीक है, सिर्फ एक था जिसका नाम था सार्डिना पियोडमोंट। ये जो स्टेट था सार्डिना वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। इसको रूल कौन करता था, इटालियन प्रिंसली हाउस। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है आपको, सार्डिना को आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, सार्डिना को आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो पूरे इटली का नॉर्थ वाला हिस्सा था वो किसके अंडर आ रखा था, किसके कब्जे में था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर अंडर में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। और जो बीच वाला हिस्सा था वो किसके अंडर था, पोप के। और जो साउथ वाला हिस्सा था वो किसके अंडर था, अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था। मतलब इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें इस तरीके से, इसको ऐसे समझो। मतलब एक काम करो, जैसे आप पूरे इटली को क्या कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो। ये मान लो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, ये ये तुम्हारा पूरा का पूरा इटली है। ठीक है, ये क्या है, पूरा का पूरा इटली है। अब इटली में जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, ये नॉर्थ वाला हिस्सा, पूरा नॉर्थ वाला हिस्सा जो था, ये किसके अंडर था, इटली का पूरा नॉर्थ वाला हिस्सा, ये था तुम्हारा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर ये में था। ठीक है, अब जो इटली का बीच वाला हिस्सा था, बीच वाला हिस्सा, ठीक है, मैं रेड रेड से बना रहा हूँ, ये किसके अंडर था, ये था तुम्हारा पोप के अंदर। ये आगे मैं बताऊंगा पोप क्या है यहाँ पे, ये मैं दिखाता हूँ, जैसे देखो मैं इस मैप में दिखाता हूँ तुम्हें, इस पूरे के पूरे मैप में मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैप है तुम्हारा, इस मैप में देखो ध्यान से, ये जो ये बीच वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है तुमको, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसको मैंने ऐसे लाल लाल से अंडरलाइन कर दिया, इसमें लिखा हुआ पेपल स्टेट। ये है बीच वाला हिस्सा, ये है बीच वाला हिस्सा। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो वापस आते हैं इस वाले डायग्राम में। ठीक है, तो बीच वाला हिस्सा था आ, जो पॉप के अंदर था, पेपल स्टेट के अंदर था। और जो ये इटली का तुम बोल सकते हो साउथर्न वाला हिस्सा था, साउथर्न वाला हिस्सा, वो किसके अंडर था, वो था तुम्हारा बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर। किसके अंडर, बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर। ठीक है, तो पूरे इटली को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। पूरे इटली को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा तुम्हारा कौन सा है, एक हिस्सा है पहला हिस्सा है तुम्हारा ये वाला नॉर्थ वाला हिस्सा, ये है सेंट्रल और ये है साउथ। ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा नॉर्थ, कौन सा सेंटर, कौन सा साउथ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज तुम्हें ये समझनी है कि सार्डिना का नाम याद रखना बस। कौन सा नाम याद रखना है तुमको? सार्डिना वाला जो नाम है इसको जरूर याद रखना, ठीक है। ये वाला जो नाम है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. बल्कि इटली की लैंग्वेज भी एक नहीं थी। कोई अलग भाषा बोल रहा है इटली के अंदर, कोई अलग भाषा बोल रहा है, कोई किसी रीजन में अलग बोल रहा है, कोई किसी रीजन में अलग बोल रहा है। तो लैंग्वेज एक होना भी किसी देश को एक करने में बहुत मदद करता है। पूरे देश की अगर एक लैंग्वेज हो तो उस देश को आज़ाद करने में, या बोल सकते हैं कि नेशन स्टेट बनाने में आसानी होती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या समझा हमने? हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक और बार देखते हैं हम इसको, कि जो नॉर्थ था इटली का, जो इटली का नॉर्थ था, ठीक है। एक और बार इसको समझते हैं। जो इटली का नॉर्थ वाला हिस्सा था वो किसके अंडर था? हैब्सबर्ग के अंडर था। सेंटर जो था वो किसके अंदर था? पॉप के अंदर था, ठीक है। साउथर्न रीजन जो था वो किसके अंदर था? साउथर्न रीजन अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग, बर्बन किंग के अंदर था। देखो, मतलब इटली एक है ही नहीं। इटली के हिस्से अलग अलग राजाओं के हाथ में, अलग अलग लोगों के हाथ में है। इटली एक है ही नहीं। और बल्कि साथ साथ में इटली की जो लैंग्वेज थी, इटालियन लैंग्वेज थी, उसमें भी क्या देखने के लिए मिल रहा था? बहुत ज्यादा क्या मिल रहा था? बहुत ज्यादा अलग अलग रीजन में अलग अलग वो थी। मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन। कोई एक लैंग्वेज नहीं थी, अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषाएं बोलते थे। साथ ही साथ लोकल वेरिएशन अलग से थे, ठीक है। तो इतनी ज्यादा इटली में वो, मतलब हम बोल सकते हैं इतना ज्यादा डिवाइड हो रखा था इटली। इसको कैसे यूनिफाइड करा, कैसे इटली को एक बना दिया, वही तो अब आगे पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखो। ड्यूरिंग द 1830s, 1830s का मतलब बताया था मैंने, 1830 से 1840 तक। 1830 में क्या हुआ? जो ये थी गिसुपी मेजानी, ये वर्ड पहले भी आया था। हैड सॉट टू पुट टुगेदर एंड कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। ये एक बेसिकली बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने क्या करा, इटली को एक करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए अलग अलग जगहों में, ठीक है। इटली को एक एक रिपब्लिक और इटली को पूरा एक यूनिफाइड करने के लिए, एक करने के लिए। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। इन्होंने क्या करा, इटली में कुछ सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, ठीक है, जिनको यंग इटली के नाम से लोगों ने जाना। इनका नाम इन्होंने यंग इटली के नाम से दिया। द फेलियर और रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant the mental now fell on Sardina। लेकिन कुछ खास इसका रिजल्ट नहीं मिला। बेसिकली क्या हो रहा था, जो फेलियर थे वो क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। 1831 से 1848 के बीच में तो बहुत ज़्यादा इनको फेलियर का सामना करना पड़ा। कोई खास इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कोई खास इनको कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था कि जिससे इटली एक हो जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारा का सारा जो जिम्मा था वो किसके सर पे आ गया अब? ये तो कुछ कर नहीं पा रहे थे गिसुपी मेजानी, तो सारा का सारा जिम्मा किसके सर पे आ गया अब? साइडिना पाइडमोंट के अंडर आ गया, ठीक है। ये वर्ड मैंने बताया था अभी, ऊपर भी आया था ये वर्ड, ठीक है। ऊपर भी ये वर्ड आया था यहाँ पर, ठीक है। ये वाला वर्ड जो था ये ऊपर भी आया था, तो मैंने बताया था, इसको अभी दिमाग में रखना। तो सारा का सारा जिम्बाब किसके अंदर आ गया? इनके अंदर आ गया, ठीक है। अब जो ये था सार्डिना प्यूमेंट, सारा जिम्मेवार इसके, सारी जिम्मेवारी इसके ऊपर आ गई। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा था उस टाइम पे? इसको कंट्रोल कर रहे थे किंग विक्टर एमेनुअल। किंग विक्टर एमेनुअल इसको क्या कर रहे थे उस टाइम पे? कंट्रोल कर रहे थे, किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड, ठीक है। तो इन्होंने कोशिश करी काफी ज्यादा। इन्होंने क्या करा, इटली को एक करने के लिए लड़ाइयां शुरू कर दी है स्टेट्स के लेवल पे। इन्होंने क्या कर दिया, लड़ाइयां शुरू कर दी है, मतलब कि स्टेट्स को धमकियां दी, हमारे साथ शामिल हो जाओ। जिसने मना करा उस पर हमला कर दिया, हमला करके उसको अपने साथ शामिल कर दिया। ऐसा ही सेम किसने करा था? इंडिया में। इंडिया में ऐसा ही करा गया था। इंडिया भी बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। हैदराबाद के राजा अलग थे, कश्मीर के अलग थे, उत्तराखंड के, और अलग अलग राज्यों के अलग अलग, मतलब राज्य तो इतने कम थे ही नहीं। इतनी सारी डायनेस्टी बनी हुई थी, इतने सारे किंगडम बने हुए थे इंडिया में। लेकिन हमारे एक इंडिया के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेता माने जाते हैं, आयरन मैन जिनको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी वजह से क्या करा इन्होंने, पूरे इंडिया को यूनिफाइड करने में मदद करी। इसलिए उनकी मूर्ति को भी बोला जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब एक पूरे भारत को एक कर दिया उन्होंने, सभी इस राजा महाराजाओं को अपने साथ शामिल करके। ऐसा ही यहाँ पर किसने करा? ऐसा यहाँ पर करा किंग विक्टर एमान्युअल ने करा, ठीक है। In the eyes of ruling elites of the region, a unified Italy offered them a possibility of economic development and political dominance. Basically,
इनके दिमाग में क्या था, इटली को आज़ाद करने का मेन मकसद क्या था, ठीक है। और किस की ओर चीज़ की ओर ये बढ़ रहे थे कि इटली में क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और पॉलिटिकल डोमिनेंस आए। मतलब कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब वहाँ की जो पैसों की तंगी है, वहाँ की आर्थिक प्रॉब्लम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। साथ ही साथ क्या हो जाए कि जो पॉल मतलब पूरे के पूरे इटली में किसका राज हो, एक पॉलिटी मतलब एक सरकार का राज हो, एक पॉलिटिकल डोमिनेंस आ जाए, मतलब सरकार का दबाव ज़्यादा रहे। आगे देखते हैं। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the region of Italy, was neither as a revolutionary nor a democrat. ठीक है। अब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, देखो ये नाम याद रखना है तुमको, कैवर नाम याद रखना है, ठीक है। जर्मनी के टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर था उनका नाम ओटोमैन था, वो मैंने बताया था तुमको, ठीक है। यहाँ पे टाइम पे कौन चीफ मिनिस्टर है, कैवोर। इन्होंने क्या करा, मूवमेंट चलाई जर्मनी को एक करने के लिए, ठीक है। यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली, वॉज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ना तो इन्होंने कुछ रिवॉल्यूशनरी तरीके से ये मूवमेंट चलाए, ना ही डेमोक्रेट तरीके से। रिवॉल्यूशनरी तरीके से मतलब कि विद्रोह करके, और डेमोक्रेट तरीके से मतलब लोगों को समझा समझा के, ठीक है। मतलब कि दो तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, मैं तुमको बताता हूँ एक सिंपल से लैंग्वेज में। एक प्रोटेस्ट या एक स्ट्राइक वो होती है जिसमें आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हो, जो आपको इंडिया में कश्मीर में देखने के लिए मिल जाता है, या आपको बहुत सारी कंट्रीज के बीच में देखने के लिए मिल जाता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, फिलिस्तीन, जिनमें ऐसे दंगे चलते रहते हैं, ठीक है। और एक होता है डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करना, कि आप एक जगह पे बैठे हो और वहां पे आप सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हो। जो तोड़ फोड़ ना करना वो होता है डेमोक्रेट तरीके से प्रदर्शन करना। और तोड़ फोड़ मतलब उसमें प्रॉपर रिवॉल्यूशन भी एक डेमोक्रेट का अंडर ही है, लेकिन रिवॉल्यूशन में थोड़ा हम विद्रोह को ज्यादा देखते हैं, ठीक है। Like many other wealthy and educated member of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. अब इसकी जो ये कैवोर था, ये जो कैवोर था इनका चीफ मिनिस्टर, इसकी एक खास बात ये थी कि ना ये ना फ्रेंच काफ़ी अच्छी बोलता था, ठीक है। बल्कि इटालियन लैंग्वेज से भी अच्छी ये फ्रेंच बोलता था। तो उस टाइम पे एक अच्छी खास बात, इसको एक फ़ायदा ये मिला इससे कि इसने क्या करा, बहुत सारे जो क्या हुआ, थ्रू अ ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवर, सैडिना पेडमन सक्सेस इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। बेसिकली चीफ मिनिस्टर था कहाँ का, सैडिना का। अब इसने क्या करा, ये फ्रांस काफ़ी अच्छी बोलता था, फ्रेंच लैंग्वेज काफ़ी अच्छी बोलता था, तो बहुत सारे फ्रांस लोगों को उसका सपोर्ट मिला। मतलब ये अपनी बातों से फ्रांस के लोगों को समझाने में कामयाब रहा। लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तुमने देखा होगा जब भी कोई नेता किसी दूसरे स्टेट में भाषण देने के लिए जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे देश के जो पीएम है, इस टाइम पे जो करंट पीएम है, जब वो गुजरात जाते हैं तो गुजराती बोलते हैं, जब वो कहीं और जाते हैं, बंगाल जाते हैं तो बांग्ला बोलने की कोशिश करते हैं, बिहार जाते हैं तो बिहारी बोलने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों से एक जुड़ाव रहे, लोगों के मन में एक विश्वास जीत पाए। सेम ये भी क्या कर रहे थे, फ्रांस लोगों के बीच में फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल लेते थे, जिस वजह से क्या होता था, फ्रांस के जो लोग होते थे इन पे ज़्यादा भरोसा कर पाते थे, इन पे अच्छे से भरोसा कर पाते थे। और यही हुआ, इनको फ्रांस के लोगों का साथ मिला, और इस वजह से जो सार्डिना था, देखो इस ये सार्डिना समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सार्डिना के बारे में हर चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इस वजह से सार्डिना ने क्या करा, बहुत सारी चीज जो जो लड़ाइयाँ थी वो जीता, और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को इसने हरा दिया 1859 में। 1859 में मतलब मैंने बताया था, अभी ऊपर पे बताया था, जो इटली था उसमें ऑस्ट्रियन वाला कब्जा कौन सी साइड था, देखो मैंने ऊपर बताया था, ये देखो, यहाँ पे फिर से देखो, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग, याला लाइन देखो, याला लाइन, ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग का कब्जा था नॉर्थ वाली साइड में। कहाँ पर था, नॉर्थ वाली साइड में उनका कब्जा था, यानी कि इटली के नॉर्थ वाली साइड में उनका क्या था, कब्जा था, ठीक है। मैप में देखते हैं हम, मैप में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग जो ये नॉर्थ वाला साइड था, ठीक है। कहीं ना कहीं जो इधर वाला साइड था, इस इधर वाला साइड था इटली का, इधर वाला साइड, इसमें इन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं कब्जा कर दिया। और चीफ मिनिस्टर ने फ्रेंच पीपल की मदद ली थी इसमें, जिनका नाम कैवर था, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 1859 में, apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined in the fray। इन्होंने क्या करा, इनकी जो लीडरशिप थी, बहुत सारे वॉलंटियर्स को इन्होंने अपने साथ जोड़ा, ठीक है, बहुत सारे युवाओं को अपने साथ जोड़ा। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सैलिसेस एंड सक्सीड इन द विनिंग ऑफ द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीशन इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट ऑफ स्पेनिश रूलर्स। अब क्या करा इन्होंने, इन्होंने क्या करा, ये वाला एरिया जो था,
सिलीज, जो सिलीज वाला एरिया था, ये वाला एरिया, ये जो एरिया था साउथ वाला, इसमें भी कब्जा कर दिया। सोचो, इटली का नॉर्थ भी कब्जा कर दिया, साउथ भी कब्जा कर दिया। अब जो ये वाला एरिया कब्जा करा, इसमें इन्होंने क्या करा, पहले यहाँ गए, यहाँ के जो पीजेंट थे, गरीब लोग थे, उनसे बातचीत करी, उनका दिल जीता, बोला कि आप अपने रूलर्स की बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हो, अपने राजा का अत्याचार झेल रहे हो, आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आपको आज़ादी दिलाएंगे, उसके बाद हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से रहेंगे। तो ये सारी बातें बोली और इनको खास तौर पे वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट ज़्यादा मिला। तो उन्होंने ये वाला एरिया भी कब्जा दिया, तो ये वाला भी कब्जा दिया, ये वाला भी कब्जा दिया, ये वाला भी कब्जा दिया। अब बचा हुआ है बीच वाला हिस्सा। ठीक है, देखो इटली कैसे एक बन रहा है, कैसे यूनाइट हो रहा है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर, ये हो गया था, ये भी इन्होंने कब्जा कर दिया। टू सिलीज जो था, ये भी इन्होंने क्या कर दिया, इसमें भी सक्सीड कर दी, ये जीत चुके थे, इसको भी इनको सपोर्ट मिला वहाँ के लोकल पीजेंट्स का। ठीक है, इन्होंने इसमें भी कब्जा कर दिया। इन 1861 विक्टर एमेन्युअल, 1861 में क्या हुआ, विक्टर एमेन्युअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक है, अब हुआ ये कि जब क्या होता है कि बहुत ज्यादा, जब राजाओं को समझ आ जाता है कि भाई अब तो ये वाला हिस्सा भी गया, अब तो जो ये वाला हिस्सा था वो भी गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा था वो भी गया, ये वाला हिस्सा पूरा। ठीक है, ये भी गया। ठीक है, अब जो बीच वाले जो भी राजा महाराजा थे, छोटे मोटे डायनेस्टी थे जो बीच की, उन लोगों ने क्या सोचा कि भाई हम तो अब जीत नहीं सकते, या तो मरेंगे, तो एक काम कर देते, सरेंडर कर देते हैं। तो इन बीच वाले लोगों ने क्या कर दिया, इन बीच के लोगों ने, जो पैपल स्टेट में थे, डायनेस्टी थी अलग अलग, इन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो बेसिकली ये वाला हिस्सा भी अब इनके अंडर आ गया। तो ये भी और ये भी, तो पूरा का पूरा इटली अब क्या हो गया, पूरा का पूरा इटली एक प्रकार से हम बोल सकते हैं एक यूनाइटेड स्टेट की तरफ चला गया, एक सिंगल स्टेट, एक यूनाइट नेशन स्टेट की तरफ ये बन गया, पूरा का पूरा इटली एक हो गया। तो इस तरीके से इटली एक हुआ, इस तरीके से इटली एक हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर देखो कि जब इटली एक हुआ तो इन्होंने क्या करा, जो विक्टर एमेन्युअल सेकंड थे, जो विक्टर एमेन्युअल सेकंड थे, ये यहाँ पर इनका नाम आ रखा है, इनको क्या कर दिया, यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर दिया। ठीक है, किंग मतलब कि अब जो किंग है ये थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे, तो इस तरीके से इटली भी बना। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है कि इटली के जो लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। भले ही इटली के लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनपढ़ थे, उस टाइम पे इटली में जो इटालियन पॉपुलेशन थी, उनका इलिटरेसी का रेट जो था, इलिटरेसी का रेट जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा हाई, वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ थे। उन लोगों को कुछ नहीं पता था कि लिबरल आइडियोलॉजी क्या होती है, आज़ाद तरीके से कैसे रहते हैं। मैक्सिमम जो वहाँ पे लोग थे वो गरीब थे, उन लोगों को कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि उनको इटालिया का मतलब भी नहीं पता था। वो समझते थे कि इटालिया का मतलब है ला टालिया, और ला टालिया मतलब कि ये राजा की पत्नी है, इस राजा की, किस राजा की, विक्टर एमेनुअल की पत्नी है, और उसकी पत्नी को वापस जीतने के लिए ये लड़ाई हो रही है। और उन मतलब इतने शरीफ थे, उन लोगों को कुछ नहीं पता था कि हम देश को एक बनाने के लिए, यूनाइट करने के लिए, इटली को बनाने के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता था। तो बहुत ज्यादा शरीफ वो लोग थे। ठीक है, बस इन्होंने ऐसे ही बता दिया है लास्ट में, इसका टॉपिक से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। बस आपका जो ऊपर की चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि इटली किस तरीके से यूनिफाइड हुआ, एक बना। ठीक है, तो ये टॉपिक जो इटली वाला था, इसको ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे जो टॉपिक था, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, पहले ये वाला टॉपिक जो है इसको देख लो, ढंग से इसको समझ लो।